सभी साथियों को नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम उपस्थित हैं मध्यकालीन भारत के विषय में चर्चा करने के लिए। तो आगे हम चर्चा करें इसके पहले थोड़ी-सी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करना चाहूँगा और माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाएगा। एक बात कहेंगे कि जब अकबर का शासनकाल था तो अकबर का शासनकाल बहुत ही खुशनुमा शासनकाल था एक तरह से। लोकतांत्रिक ढंग से चलता था और बहुत ही लंबा कार्यकाल रहा अकबर का। तो अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। उसी कहानी का मैं एक थोड़ी-सी बात कहूँगा कि एक बार शहंशाह अकबर ने दरबार में बैठे सभी लोगों से कहा कि भई प्रचार बड़ा होता है कि विचार बड़ा होता है? तो ज़ाहिर है सभी बुद्धिजीवियों ने कहा कि हुज़ूर प्रचार थोड़ी ना बड़ा होता है, विचार बड़ा होता है और विचार नहीं होगा तो फिर कैसे बनेगा? वहीं पर बीरबल बैठे थे। बीरबल हमेशा जो है इस तरह की बातें जब होती थी तो वो एक अपनी बौद्धिक ता को दिखाते हुए और जो बात कहते थे उसको साबित करने के लिए कुछ न कुछ पैंतरेबाज़ी करते रहते थे। तो उन्होंने कहा जी हुज़ूर प्रचार बड़ा होता है, विचार थोड़ी ना बड़ा होता है। बोले अच्छा कैसे? तो पहले तो जनमत हुआ। जनमत मतलब बहुमत के आधार पर लिया गया। तो बहुमत में तो बीरबल जी हार गए और हार गए तो शहंशाह के मुताबिक उनको डाल दिया गया कारागार में। कारागार में जब डाल दिया गया तो अब बीरबल परेशान, सोचे अब क्या किया जाए? उन्होंने फिर दिमाग लगाना शुरू किया। तो जब कैद खाने में डाला गया तो वहाँ पर जो सिपाही थे, पुलिसकर्मी थे, तो उन्होंने बीरबल से पूछा भाई कुछ चाहिए तो नहीं? क्योंकि अब बीरबल मंत्री थे, दरबारी थे, तो बहुत बड़ा ओहदा भी था, तो ज़ाहिर-सी बात है। तो बीरबल ने एक सिपाही या कर्मचारी को बुलाया और कहा हुज़ूर ऐसा है, मुझे बाहर से एक मोची को बुलवा दीजिए। मोची, काबलर, जूते बनाने वाला। तो आदेश मंत्रियों का, दरबारियों का आदेश, कारागार में हो या कहीं भी हो, बुला लिया गया। तो बीरबल साहब ने उस मोची से कहा कि ऐसा कर भाई, तू पैसा जितना हो ले लेना, लेकिन एक काम कर एक बड़ा-सा जूता बनाना और उसको गली में बना के छोड़ देना और बताया कि ऐसी-ऐसी बातें उसको जो बताया किया। तो एक बहुत बड़ा जूता लगभग 3 साढ़े 3 फीट का जूता हीरे जवाहरात से जड़ित उस समय बहुत ही कीमती लंबा सा जूता बनाया। दूसरे दिन बड़ी चर्चा हुई जोरों पर और वो बना के छोड़ा नहीं, उसको कह दिया कि अपने घर पे लेते जाना और लोगों से चर्चा करना। तो उसने अपने आस-पास सभी लोगों से चर्चा करना शुरू कर दी। धीरे-धीरे पूरे राज्य में ये बात फैल गई। अजी वो अल्लाह आए थे और वो मोची से मिल के चले गए। ये बात हर घर में फैलती गई, फैलती गई। तो जो मुस्लिम वर्ग थे, चूँकि अल्लाह को ईश्वर खुदा मानते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अरे! अल्लाह हम तो 5-5 बार नमाज़ अदा करते हैं और हमसे अल्लाह आए और मिले नहीं चले गए। ये ईर्ष्या का भाव उमड़ पड़ा और एक मोची से मिल के चले गए। यही बात हर व्यक्ति को खाई जा रही थी कि अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये मोची बहुत बड़ा भक्त है, अल्लाह का बहुत बड़ा वो है, हो सकता है कि ये कुछ सिद्धि प्राप्त हो। इस तरह की बहुत सारी विचारधाराएँ, बहुत सारी बातें चल पड़ी और ये दरबार के गलियारों में भी चल पड़ी। तो अगले दिन जब ये बात पहुँची तो शहंशाह अकबर ने दरबार में सबको बुलाया, भाई ये क्या है? तो शहंशाह अकबर को भी लोगों ने बताया कि अरे शहंशाह अकबर, हम लोग अल्लाह को इतना मानते हैं और अल्लाह देखिए इतना भेदभाव किया, इस मोची से मिल के चले गए और हम लोगों की कोई खबर तक नहीं ली। अच्छा, अकबर को भी लगा कि ऐसा हुआ है।
शहंशाह भी आश्चर्यचकित हो गए और उनको भी थोड़ी देर को ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई बात ये कहाँ से चली, छानबीन शुरू हो गई। तो पता चला कि ये बात एक मोची कह रहा है और उस मोची को दरबार में पेश किया गया। तो उसको जितना बताया गया था उसने उतना काम किया। तो उसको जब दबाव पड़ा और कहा गया क्या बात है, क्या माजरा है ये सब, तो उसने कहा हुजूर मैं कुछ नहीं जानता, आप सारी बातें बीरबल से पूछ लीजिए। तो बीरबल जो है बुलाए गए, कैद से खाने से निकाले गए और बीरबल से पूछा गया भाई माजरा क्या है। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर मैंने जो कहा था कि विचार नहीं बड़ा होता है, प्रचार बड़ा होता है, और इस बात का ये उदाहरण है कि ये जो विचार था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस बात को लेकर चर्चा करने लगे कि जिस बात को प्रचार किया। तो यहाँ पर बीरबल ये बात अपनी साबित कर देते हैं कि प्रचार बड़ा होता है, विचार कैसा भी हो, विचार नहीं बड़ा होता है। तो इसी बात से हम शुरू करते हैं आज बलबन का जो कार्यकाल था, जिस नासिरुद्दीन महमूद का जो नायब सुल्तान का जो नायब था बलबन, वो 1265 ईस्वी में सुल्तान की गद्दी पर बैठता है भारत के इतिहास में। और उसने 1287 ईस्वी यानी 1265 से 1287 ईस्वी लगभग 22 वर्ष तक शासन किया और इस 22 वर्ष में पिछले भारत के इतिहास को बहुत कुछ बदल दिया। उसने वो कई चीजें समझी। एक तो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था। उसका बुद्धिजीवी होना इस बात से पता चलता है कि एक तो नायब से वो सुल्तान बना। दूसरी चीज, जिस तुर्कान चिहलगानी का वो एक सदस्य था, इल्तुतमिश के समय में 40 तुर्क सरदारों का एक गुट इल्तुतमिश ने बनाया था अपनी मदद के लिए कि शासन सत्ता में हमारी मदद करेंगे। इस सरदारों के गुट का एक बलबन भी सदस्य था। अब बलबन को जब अवसर मिला तो नायब से फिर वो सुल्तान, और सुल्तान के बाद 1265 ईस्वी में सुल्तान बनता है। तो सबसे पहला वो काम ये करता है कि तुर्कान चिहलगानी, ये जो 40 तुर्क सरदारों का गुट था, सबसे पहले इसको समाप्त करता है। मतलब जिस समूह से वो था पहले उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न करता है। वो समझ गया था कि अगर ये 40 तुर्क सरदारों का गुट बना रहा तो ये आगे मेरे लिए खतरा रहेगा हमेशा। तो उसने जो है सबसे बड़ी बुद्धिमानी यहीं पर की कि पहले 40 तुर्क सरदारों के गुट को समाप्त कर दिया। एक बात। दूसरी बात उसने की, दिल्ली के आसपास के एरिया को साफ कराया। साफ कराया मतलब वहां जंगल रहा होगा वो कटवाया और वहां हर जगह जहां जरूरत समझी पुलिस चौकी का निर्माण करवाया। पुलिस चौकी के निर्माण करवाया तो वहां सेना रखी। और दूसरा महत्वपूर्ण काम किया कि उसने विद्रोहियों का, चाहे वो दिल्ली के आसपास के जो मेवाती हूं उनका और या अन्य जिसने भी विद्रोह किया, उसको शक्ति से दमन कर दिया। दूसरा, अगला, उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई, यानी बहुत कठोर डिसीजन लिया, कोई समझौता नहीं। और उसने सुल्तान के पद को दैवी बना दिया। दैवी बना दिया मतलब ऐसा मैसेज दिया कि जो सुल्तान होता है वो ईश्वर या अल्लाह का पैगंबर है और उसकी बात को, उसके काम को, उसके योजना को आप चैलेंज नहीं कर सकते, चुनौती नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय कि एकदम सुल्तान के पद को दैवी बना दिया। अब दैवी बनाने के साथ यहाँ पर क्या हुआ, लौ और रक्त की नीति अपनाई और सिजदा और पैबोश इसकी परंपरा डाली। सिजदा पैबोश होता क्या है, उस समय क्या होता था, दरबार जब होता था तो दरबार में बहुत सारे लोग होते थे। तो
वहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग होते थे, कुछ हास्य कवि होते थे, तो इस तरह के लोग होते थे। लेकिन जो बलबन का दरबार था वो एकदम से तटस्थ। न बलबन अपने दरबार में हंसता था, मुस्कुराता था, और न कोई ऐसी बातें करता था हास उपहास की। एकदम सीरियस माहौल रहता था। बलबन ने सिजदा और पैबोस की एक परंपरा डाली कि जो आएगा सर झुकाएगा, सिजदा पैबोश यानी कि सीधे लेट जाएगा और इस तरह नतमस्तक होकर राजा का अभिवादन करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उसने सुल्तान के पद को एकदम ईश्वर का पद बना दिया, और उसकी ये सफलता आगे चलकर जितने भी राजा हुए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई, मिली कि सुल्तान जो भी काम करे उसके काम पर सवाल न उठाए जा सके। सबसे बड़ी चीज सुल्तान की प्रतिष्ठा को तो बढ़ाया ही। सुल्तान को धरती का अवतार बता दिया। उसने और भी काम किए। बलबन की जो प्रमुख विशेषता थी, उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। यानी कि न्याय करना ही सुल्तान का प्रमुख कार्य है, और शांति बनाए रखना, राज्य में शांति बनाए रखना, शांति स्थापित रखना, ये उसका कार्य है। सेना या सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने वेतन सदैव समय पर दिया। एक ये काम किया कि उसकी सेना, क्योंकि जिसके दम पर वो शासन करना चाह रहा था या करता था, तो वो केवल सेना के दम पर ही होता था, सेना के दम पर ही संभव हो सकता था। तो सेना को समय समय पर पैसा मिले तभी वो अपना काम समय से कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। और सेनाओं को सक्रिय रखने के लिए निरंतर ट्रेनिंग करता रहता था, ट्रेनिंग करवाता रहता था। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। यानी कि मंगोल आक्रमण जो है बलबन के समय में हुए, लेकिन उनको बचाने के लिए उसने प्रयास किया और प्रयास में सफल रहा। मंगोल, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसका गठन चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं शताब्दी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य, जितनी भी दुनिया की जानकारी उस समय थी, वो वहां तक फैल चुका था। उस समय तक जितनी दुनिया की जानकारी थी, जितनी धरती की जानकारी थी, उस समय तक मंगोल फैल चुके थे, यानी चंगेज खां के नेतृत्व में। बहुत बढ़ गई थी शक्ति उनकी चंगेज खां के नेतृत्व में। तो भारत कैसे अछूता रह सकता था? तो बलबन भी क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति था, वो इस प्रकार के आक्रमण की और मंगोलों की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में बिल्कुल निश्चिंत नहीं था। वो एकदम सतर्क था। उसने जो है मंगोल जहां से अटैक होने की संभावना थी मंगोलों की, वहां पर उसने दुर्गों की, किलों की मरम्मत करवाई। जहां जरूरत समझी दुर्ग का निर्माण करवाया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहां पर की गई। तो इस तरह अपना जो है साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने साम्राज्य को शक्तिशाली और बाहरी मंगोलों के उस समय आक्रमण से बचाने के लिए प्रयास तो बहुत किया। फारसी शब्द जो मुगल है, मुगल एक फारसी शब्द है, ये इसका उद्भव मंगोल से हुआ है। यानी फारसी शब्द मुगल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ है। जो मुगल शब्द है वो मंगोल से ही आया है, फारसी शब्द है। तो अब बलबन का लगभग अंतिम समय चल रहा होता है, क्योंकि लंबा पीरियड हो जाता है, 22 वर्ष काफी, और काफी स्ट्रगल करके आया था। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक नहीं रहा, कुछ ही समय तक रह पाया।
और उसके परिणाम स्वरूप फिर एक नए वंश के साम्राज्य की उत्पत्ति होती है और फिर आता है खिलजी वंश। तो हम अब आगे बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक बार फिर से इनके जो ममलूक सुल्तान और प्रारंभिक तुर्क या गुलाम वंश का जो शासन था, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि गुलाम वंश का शासन जो रहा 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, यानी कि 84 वर्ष तक गुलाम वंश का शासन रहा भारत में। और पहला जो गुलाम वंश का शासक था जिसने तुर्की राज्य की स्थापना की कि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी यानी 4 वर्ष तक शासन किया। प्रमुख शासक था ये। दूसरा रहा इल्तुतमिश, जिसने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक यानी 26 वर्ष तक लगभग शासन किया। इसके बाद रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना भले ही उसका बहुत कम शासनकाल रहा हो, लेकिन उसका इतिहास में, भारत के इतिहास में या मुगल तुर्की सल्तनत में या दिल्ली सल्तनत में सुल्ताना बनना, रजिया सुल्ताना बनना बहुत बड़ा एक परिवर्तन है और बहुत बड़ी घटना है उस समय के दौर में, जिस समय शक्ति और वो भी पुरुष प्रधान सत्ता महत्व ही रखती हो, तो वहां पर एक महिला का शासक बनना बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो 1236 से 1240 ईस्वी, इसका लगभग 4 वर्ष मानते हैं, लेकिन ये लगभग 3 वर्ष 8 महीने तक शासन नहीं कर पाई और षड्यंत्र का शिकार होकर खत्म कर दिया गया। तो एक ही है नासिरुद्दीन महमूद, जो 1240 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक 19 वर्ष लगभग शासन रहा। और इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, जो 1265 से 1287 ईस्वी लगभग 22 वर्ष तक शासनकाल रहा। इस प्रकार ये ममलूक या गुलाम वंश का शासन भारत में चला और तुर्की जो संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ। और खिलजी वंश का जब आता है तो विस्तार होता है इसका। अब जो है, अभी ये उत्तर भारत तक ही सीमित थे, लेकिन जब खिलजी वंश आता है तो ये साम्राज्य और ये तुर्की राज्य दक्षिण की ओर फैलने लगता है। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में, जो इस बढ़ती हुई सल्तनत को दक्षिण की ओर ले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमारी वीडियो को सुनने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी वीडियो तत्काल मिलती रहे। धन्यवाद।